फिल्म की शुरुआत 1960 में ह्यूस्टन से होती है, जहां युवा जॉर्ज और उसका परिवार एक नए घर में शिफ्ट होते हैं जो मरम्मत की सख्त जरूरत में है। उस घर में अभी तक बिजली भी नहीं है। एक शाम उनकी माँ एक हैमबर्गर को 4 टुकड़ों में बांटकर अपने बच्चों को देती हैं। भूख से बेहाल जॉर्ज तुरंत अपना हिस्सा खाना चाहता है, लेकिन उसकी बहन मैरी पहले प्रार्थना करने की जिद करती है। जॉर्ज अनमने मन से इंतजार करता है। प्रार्थना के बाद वह अपना टुकड़ा एक ही बार में निगल जाता है। मैं इतनी भूख लगी है कि ये मेज भी खा सकता हूँ। अपने भाई की भूख को महसूस कर मैरी दयालुता से अपना आधा हिस्सा उसे दे देती है, क्योंकि वह हमेशा उसमें अच्छाई देखती है। उस रात उनकी माँ सख्ती से जॉर्ज से कहती हैं कि वह स्कूल में एक और साल पीछे नहीं रह सकता। इतना पिछड़ना उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। वह उससे स्कूल में झगड़े न करने की गुजारिश करती हैं। अगले दिन स्कूल में जॉर्ज को उसके हुलिये के कारण घूरा जाता है। कक्षा में वह एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गंदी कपड़ों की वजह से शिक्षक उसे अनदेखा कर देते हैं और उसकी जगह चमकदार जूते पहनने वाले छात्र को बुलाते हैं। जेसन, हमें आगे ले चलो। लंच में जॉर्ज बिना खाने के अकेला बैठा है, जबकि उसके सहपाठी खा रहे हैं। उनमें से एक उसका मजाक उड़ाता है कि वह एक टुकड़ा रोटी भी नहीं खरीद सकता और उसे कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगता है। कैसा रहेगा ये गंदा टुकड़ा? चाहिए तुम्हें? जाओ ले आओ। गुस्से में आकर जॉर्ज उस लड़के के चेहरे पर मुक्का मार देता है। जैसे ही शिक्षक आते हैं वह भाग जाता है। गुस्सा ही मेरा हर जवाब था और मैं लड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। यही मुझे अच्छे से आता था। कई साल बाद जॉर्ज और उसका दोस्त एक बार के बाहर घूम रहे होते हैं। तभी एक नशे में आदमी बाहर आता है। वे उसका पीछा कर उसे लूटने की सोचते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह पुलिस वाला है और स्टिंग ऑपरेशन में है। सरप्राइज लड़कों, यहाँ काफी व्यस्त रहे हो, है ना? पुलिस आती है और पीछा शुरू हो जाता है। जॉर्ज एक घर के नीचे छुपकर भाग जाता है और पुलिस कुत्ते के साथ वहां पहुंचती है। जॉर्ज खुद को सीवेज में लपेट लेता है ताकि पकड़ा न जाए। भेष काम कर जाता है और पुलिस अपने कुत्ते के साथ उसे ढूंढने में नाकाम रहती है। घर लौटते समय जॉर्ज एक दुकान की खिड़की में लगे टीवी पर जॉब कॉर्प्स का विज्ञापन देखता है। विज्ञापन में ड्रॉपआउट्स को मुफ्त खाना पीना देने का वादा है। जॉब कॉर्प्स ट्रेनिंग और वजीफा देता है ताकि युवाओं को काम मिले। उत्साहित जॉर्ज ने मां को बताया कि वो इसमें शामिल होगा। उन्होंने उसका समर्थन करते हुए कहा कि उसमें बहुत क्षमता है। तो फिर इसे सही तरीके से करना जॉर्ज। हाँ, तो फिर इसे सही तरीके से करो जॉर्ज। सिर्फ इसलिए वापस घर मत आना क्योंकि तुम्हें मेरी याद आ रही है। इस बार जो शुरू किया है उसे पूरा करना। कुछ दिन बाद जॉर्ज कैलिफोर्निया के जॉब कॉर्प्स में पहुंचता है। प्रवेश द्वार पर एक गार्ड उसे नियम समझाता है। अंदर पहुंचते ही उसकी एक और लड़के डेसमंड से बिस्तर को लेकर तकरार हो जाती है। सिर्फ बिस्तर चाहिए भाई। अपने डफल बैग में जॉर्ज को एक नई जोड़ी कॉन्वर्स स्नीकर्स और अपनी मां का एक नोट मिलता है। डेसमंड उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखता है। जॉर्ज अपनी इलेक्ट्रिकल क्लास में संघर्ष करता है, जिससे बाकी छात्र उस पर हंसते हैं। वह सख्त नजरों से जवाब देता है। साफ दिखता है कि वह अपनी ताकत से समस्याएं सुलझाने का आदी है। अगले दिन डेसमंड संगीत सुन रहा होता है, जबकि जॉर्ज पढ़ाई करने की कोशिश करता है। झुंझलाकर जॉर्ज रिकॉर्ड प्लेयर का प्लग निकाल देता है। तुम्हें संगीत से कोई दिक्कत है क्या? हो सकता है। ओह कमाल है। क्या तुम हमेशा इतने चिढ़े हुए रहते हो? पढ़ाई करते समय। डेसमंड पीते हुए जॉर्ज से भी पूछता है, पर वह मना कर देता है। बात करते हुए वे दोस्त बन जाते हैं और डेसमंड के चाव हॉल चलने के बुलावे से जॉर्ज खुश हो जाता है। अब बात बनी। अपनी मां द्वारा भेजे गए नए कॉन्वर्स पहनने के लिए उत्साहित जॉर्ज को निराशा होती है जब वह उन्हें गायब पाता है। चाव हॉल में डेसमंड उसे सलाह देता है कि खाने के बाद चोरी की रिपोर्ट करे। वह जॉर्ज को बताता है कि आज कैफेटेरिया में एक्स्ट्रा ब्राउनीज उसी की वजह से हैं। संख्याओं में उसकी महारत के चलते डेसमंड को कैफेटेरिया में नौकरी मिल गई। उसने साप्ताहिक ऑर्डर शीट्स में बदलाव किया, बीन्स की जगह ज्यादा ब्राउनीज मंगवा ली। और मेरी नई लागत कटौती योजनाओं के तहत हमें बहुत ज्यादा ब्राउनीज मिली। और इसमें बहुत ही कम गैस। जॉर्ज देखता है कि एक लड़का उसके चोरी हुए कॉन्वर्स स्नीकर्स पहने हुए है। जैसे ही वह लड़का जॉर्ज की घूरती नजर देखता है, वह घबरा जाता है और भागकर अपने डॉर्म रूम में खुद को बंद कर लेता है। बिना डरे जॉर्ज दरवाजा तोड़ देता है और लगभग चोर को खिड़की से बाहर फेंक ही देता है। ठीक उसी समय डॉग शोर सुनकर आते हैं, बीच बचाव करते हैं और लड़ाई को रोक देते हैं। बाहर जॉर्ज अपने की का बचाव करने की कोशिश करता है, समझाता है कि उसकी माँ ने वे जूते खरीदने के लिए कड़ी मेहनत की थी जो चोरी हो गए थे। गाड़ी में बैठो। गाड़ी में डॉग जॉर्ज को 2 विकल्प देते हैं। वह या तो उसे जेल भेज सकते हैं या उसे घर भेज सकते हैं। तुम यहाँ जितने समय रहे, तुमने 3 कॉर्प्समैन और एक मासूम दरवाजे को बाहर कर दिया। तुमने मेरी भी बेइज्जती की। दरवाजे की भी। बस टिकट के लिए पैसे देते हुए डॉक उसे प्रोग्राम से निकालने के लिए तैयार हैं। जॉर्ज डॉक से विनती करता है कि उसे बाहर न निकालें। मैं घर नहीं जा सकता मिस्टर ब्रॉनसन। ये जगह ही मेरे पास सब कुछ है, कृपया। सहानुभूति दिखाते हुए डॉक उसे एक और मौका देते हैं और पूछते हैं क्या जॉर्ज ने कभी बॉक्सिंग की है। सिर्फ सड़क पर झगड़े किए हैं। मैं बॉक्सिंग कह रहा हूँ, लड़ाई नहीं। यह नियमों वाला एक खेल है। डॉक, जो कि एक बॉक्सिंग कोच निकलते हैं, जॉर्ज की ताकत को देखते हैं और उसे बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने का सुझाव देते हैं। तुम बड़े बदसूरत हो, क्या इसे सीखना चाहोगे? जॉर्ज उत्साहपूर्वक स्वीकार करता है। अगले दिन जिम में डॉक जॉर्ज का परिचय उसके स्पारिंग पार्टनर से कराते हैं। जॉर्ज अपने प्रतिद्वंदी के मजाक पर बुरा प्रतिक्रिया देता है, आक्रामक होता है, लेकिन डॉक उसे याद दिलाते हैं कि वे एक दूसरे को मारने नहीं आए हैं। जॉर्ज रिंग में प्रवेश करता है। इसी बीच गणितज्ञ डेसमंड दर्शकों से दांव लगवाता है। स्पारिंग शुरू होते ही जॉर्ज खड़ा प्रहार करता है, पर तकनीक की कमी उसे आसान लक्ष्य बना देती है। शांत रहो। वह नीचे गिर पड़ता है, जिससे सब हंसने लगते हैं। अपमानित जॉर्ज गुस्से में बाहर जाकर पंचिंग बैग पर इतनी जोर से मारता है कि वह गिर जाता है और सब सन्न रह जाते हैं।
लॉकर रूम में डॉग जॉर्ज को शांत करते हैं और समझाते हैं कि 6 महीने पहले उसका प्रतिद्वंदी भी उतना ही अनुभवहीन था जितना अब जॉर्ज है। डॉग उसे भरोसा दिलाते हैं कि सही प्रशिक्षण के साथ वह भी उसी स्तर तक पहुंच सकता है। निराश होकर जॉर्ज अन्य लड़कों की हंसी का जिक्र करता है, लेकिन डॉग जोर देते हैं कि उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डॉग जॉर्ज को कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, उसे विभिन्न बॉक्सिंग तकनीकें और रणनीतियां सिखाते हैं। जॉर्ज को फुटवर्क और तालमेल में कठिनाई होती है, लेकिन डॉग ये जोर देते हैं कि बॉक्सिंग उतनी ही रणनीतिक सोच का खेल है जितना शारीरिक कौशल का। एक दिन जॉर्ज घर फोन करता है और बातचीत अच्छी चलती है, जब तक कि वह यह नहीं बताता कि वह बॉक्सिंग सीख रहा है। उसकी माँ लड़ाई का विरोध जताती है। नहीं, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम इसे क्या कहते हो जॉर्ज? ये बॉक्सिंग है, ये एक खेल है जिसमें नियम होते हैं। भगवान जानता है मैं नहीं चाहती कि तुम लड़ाई करो। भगवान जानता है, इसमें भगवान का क्या लेना देना माँ? लेकिन उनकी कॉल अचानक खत्म हो जाती है जब जॉर्ज का फोन क्रेडिट खत्म हो जाता है। बाद में जॉर्ज उसी प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है जिसने पहले उसे गिरा दिया था, लेकिन इस बार मुकाबला पूरी तरह से अलग होता है। कुछ ही सेकंड में जॉर्ज उसे नॉकआउट कर देता है, जिससे डॉग उसकी तेज तरक्की देखकर प्रभावित हो जाते हैं। जॉर्ज डॉग से उनके ऑफिस में मिलता है और जानता है कि डॉग कभी एक पेशेवर बॉक्सर थे जिन्होंने अपनी पहली 24 फाइट्स जीती थीं। फिर क्या हुआ? दुर्भाग्यवश एक वर्दी को दूसरी वर्दी से बदलना पड़ा। जॉर्ज उन्हें बॉक्सिंग मैगजीन से जो फ्रेजियर पर एक लेख दिखाता है और विश्व चैंपियन बनने की अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करता है। डॉग उसकी उत्सुकता को प्यारा मानते हुए उसे अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम रखने की सलाह देते हैं और समझाते हैं कि प्रोफेशनल स्तर पर मुकाबला करने से पहले कितनी गहन ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जब जॉर्ज अगले ओलंपिक के बारे में पूछता है तो डॉग उसे बताते हैं कि भले ही ओलंपिक अगले साल हैं, लेकिन वह अगले 5 साल तक मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होगा। 5 साल? मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। तुम्हारा पंच मैंने कभी नहीं देखा ऐसा है, लेकिन चाहे तुम किसी भी इंसान से ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करो, अगले साल ओलंपिक में पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। दृश्य अगले गर्मियों में बदल जाता है। अब 19 साल का जॉर्ज, जिसने केवल 1 साल ट्रेनिंग की है, एक अनुभवी सोवियत बॉक्सर का सामना करता है। कमेंटेटर उसकी संभावनाओं पर शक करते हैं, लेकिन उसका परिवार घर पर गर्व से टीवी से नजरें हटाए बिना देख रहा है। जॉब कॉर्प्स में सभी लोग जॉर्ज का समर्थन करते हैं और उसकी माँ भी खेल की हिंसा को लेकर अपनी झिझक के बावजूद अपने बच्चों के साथ टीवी के सामने बैठ जाती है। जॉर्ज कई निर्णायक घूंसे मारता है और बिना किसी कठिनाई के गोल्ड मेडल जीत लेता है। उसकी जीत उसकी माँ के लिए मिश्रित भावनाएं लाती है, जो खेल की हिंसा से जूझती हैं, जबकि जॉर्ज बेहद खुश होकर अमेरिकी झंडा लहराता है। उसके भाई बहन हैरान होकर देखते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका भाई इतनी कम उम्र में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत गया है। अपनी जीत के अगले दिन जॉर्ज गर्व से अपना गोल्ड मेडल पहनकर अपने मोहल्ले में घूमता है। वह एक पुराने साथी से मिलता है जो उसकी आलोचना करता है कि उसने मुकाबले के बाद अमेरिकी झंडा क्यों उठाया, जबकि अन्य अश्वेत खिलाड़ियों ने मंच पर सिर झुकाकर बड़ा विरोध दर्ज कराया था। वह जॉर्ज पर उनके मकसद का अपमान करने का आरोप लगाता है। दुखी होकर जॉर्ज अपनी माँ पर गुस्सा करता है कि वह बिकाऊ कहे जाने से तंग है। वह उसे समझाती हैं। चलो कुछ बना दूं, बताओ। भूख नहीं है तो भगवान उठा ले। अब ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। मां के सहयोग से जॉर्ज सम्मान हेतु चैंपियनशिप बेल्ट जीतने का संकल्प लेता है। क्या तुम लड़ाई जारी रखोगे? तुम्हें चोट लग जाएगी। क्या तुमने मुझे नहीं देखा? वे मुझे चोट नहीं पहुंचाते, मैं उन्हें चोट पहुंचाता हूं। एयरपोर्ट पर जॉर्ज एक खूबसूरत लड़की को देखता है जो एक स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ रही है, जिसकी कवर पर वही है। वह उसके पास जाता है और दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। वह पावला है। फ्लाइट की घोषणा होते ही वह निकल जाती है। जॉर्ज उसका नंबर लेने की कोशिश करता है। तुम्हारी फुटवर्क तुम्हारे पिकअप गेम से बेहतर है जॉर्ज। वह उसे अपना फोन नंबर लिखने को कहती है, जिससे वह थोड़ा घबरा जाता है। मुझे तो तुम्हारा नंबर मांगना चाहिए था। जॉर्ज, क्या मैं ऐसी औरत लगती हूँ जो फोन के पास खड़ी रहती है? वह अपना नंबर जल्दी से लिखता है और उसके जाने के बाद वह खुद से बड़बड़ाता है। नहीं मैम, आप बिल्कुल भी नहीं लगती। जिम में वापस डॉग जॉर्ज का परिचय उसकी नई टीम से कराते हैं। डिक सैडलर उसके प्रमोटर और आर्ची मूर पूर्व लाइट हैवीवेट चैंपियन से। जिस सुबह तुम उस चैंपियनशिप के लिए लड़ने के लिए उठते हो, हवा का स्वाद अलग होता है, सूरज अलग दिखता है और पूरी धरती पर सिर्फ 2 लोग मायने रखते हैं और उनमें से एक तुम हो। जॉर्ज हैवीवेट खिताब की ओर बढ़ते हुए विरोधियों को लगातार हराता है और हर जीत उसे लक्ष्य के करीब लाती है। कोच के साथ वह जो फ्रेजियर से लड़ने की तैयारी करता है। इसी बीच पावला जॉर्ज को फोन करती है और वे डेट करने लगते हैं। वह उसकी लड़ाइयों में आती है और समर्थन करती है जब वह अपना रिकॉर्ड 22-0 कर लेता है। आखिरकार जॉर्ज और पावला की शादी हो जाती है। क्या आप इस महिला को पत्नी मानते हैं? मंजूर है। अपनी 36वीं जीत हासिल करने के बाद उसके कोच घोषणा करते हैं कि वह खिताबी मुकाबले के लिए तैयार है। बड़ा दिन जमैका में आ गया है। जॉर्ज फोरमैन और जो फ्रेजियर के बीच खिताबी मुकाबला। जॉर्ज को अंडरडॉग माना जा रहा है, खासकर क्योंकि फ्रेजियर ने 2 साल पहले मोहम्मद अली को हराया था और शायद ही कोई मानता है कि जॉर्ज के पास कोई मौका है। भीड़ पूरे जोश के साथ फ्रेजियर के लिए नारे लगा रही है। पहले राउंड की शुरुआत में ही उसे एक जोरदार लेफ्ट हुक लगता है, लेकिन वह ताकतवर बॉडी शॉट से जवाब देता है। फ्रेजियर अपना एक और मशहूर लेफ्ट हुक लगाता है, लेकिन राउंड खत्म होने से ठीक पहले जॉर्ज एक जबरदस्त अपरकट मारता है, जिससे फ्रेजियर गिर जाता है। घंटी बजती है, जिससे फ्रेजियर को जरूरी रिकवरी का समय मिल जाता है। अडिग रहते हुए जॉर्ज अगले राउंड्स में पूरी तरह हावी हो जाता है। फ्रेजियर को कई बार गिराता है, जब तक कि रेफरी को मुकाबला रोकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। सबको हैरान करते हुए जॉर्ज को नया हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जाता है। आफ्टर पार्टी में जॉर्ज चारों ओर से तालियों और पत्रकारों की भीड़ से घिरा होता है।
इसी बीच उसकी नजर एक आकर्षक महिला पर पड़ती है। वह डेसमंड को उसकी काबिलियत देख फाइनेंशियल मैनेजर बनने का ऑफर देता है। प्रभावित लेकिन हैरान डेसमंड सहमत हो जाता है और जॉर्ज के जोर देने पर तुरंत अपना ड्रिंक फेंक देता है कि वह पीना छोड़ दे। बाद में जॉर्ज जब अपने होटल के कमरे में लौटता है तो वही महिला उसके बिस्तर पर मिलती है। भले ही वह उलझन में होता है, वह उसे रुकने देता है और दोनों एक अंतरंग पल साझा करते हैं। हालांकि यह एहसास कि उसने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया है जॉर्ज को भीतर तक असहज कर देता है। अगली सुबह जॉर्ज एक इंटरव्यू देखता है जिसमें मोहम्मद अली उसका मजाक उड़ाते हैं और कसम खाते हैं कि एक पंच में उसे फिर से गेटों में फेंक देंगे। जॉर्ज इन शब्दों से बेहद नाराज हो जाता है। कुछ महीनों बाद जॉर्ज अपने शानदार बंगले में एक पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित करता है। वह गर्व से अपनी मां को अपनी कारों का कलेक्शन दिखाता है। हर कार की अपनी एक अलग शख्सियत है। इसीलिए तुम्हें इनकी 5 जरूरत है। 5? रुको, जब तुम मेरा गैराज देखोगे। वह अपनी बेटी को देखकर खुश होता है, लेकिन पत्नी से उसका व्यवहार दूर रहता है। जैसे ही वे खाना खाने बैठते हैं, माँ सबको याद दिलाती है कि भगवान का धन्यवाद करें। भगवान? माँ, खाना मैंने खरीदा है। खाने के दौरान उसकी बहन मैरी घोषणा करती है कि वह बच्चे की उम्मीद कर रही है और डेसमंड बताता है कि उसने जॉर्ज के सारे पैसे मजबूत शेयरों में निवेश कर दिए हैं। मजबूत शेयर? मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। इसी बीच पाओला एक फोन कॉल उठाने के लिए बाहर जाती है और पता चलता है कि लाइन पर जॉर्ज की एक प्रेमिका है। वह इस बारे में जॉर्ज से सामना करती है। तुम्हारे आने से पहले मैं बिल्कुल ठीक था। ओह, तो अब तुम्हें ये जिंदगी पसंद नहीं है? मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जॉर्ज तो उसकी आंखों में भी नहीं देख पाता। इसके बाद जॉर्ज मोहम्मद अली से लड़ने के लिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जाता है। इस देश में अली को एक हीरो की तरह पूजा जाता है और लगभग हर कोई उसका समर्थन करता है। होटल में जॉर्ज देखता है कि अली मशहूर हस्तियों की भीड़ को एक स्टैंड अप रूटीन के जरिए जॉर्ज का मजाक उड़ाते हुए मनोरंजन कर रहे हैं। तितली सा उड़ो, मधुमक्खी सा डंक, हाथ उसे छू ना सकें, जिसे आंखें देख ना पाएं। अब दिखा, अब गायब। जॉर्ज को लगा वो कर लेगा, पर वो नहीं कर पाएगा। यह दावा करते हुए कि खेल पत्रकार उसे कम आंकने का पछतावा करेंगे। जब जॉर्ज पास आता है तो दर्शक उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। जॉर्ज, हम तो किसी और फाइटर की बात कर रहे थे। लेकिन वह चुपचाप वहां से चला जाता है। अली को दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए छोड़ देता है। अगर वह वैसे ही बॉक्स करता है जैसे इंटरव्यू देता है तो ये रात बहुत छोटी होगी। मैं अली के लिए दुख महसूस करता हूँ। फोरमैन उसे मुर्दा घर पहुंचा सकता है। मोहम्मद अली की देश में जबरदस्त लोकप्रियता के कारण भीड़ मशहूर नारा लगाती है, अली बोमाए, जिसका अर्थ है अली उसे मार डालो। इसके बावजूद कमेंटेटर अनुमान लगाते हैं कि फ्रेजियर के खिलाफ फोरमैन के दबदबे वाले प्रदर्शन के बाद अली के पास जीतने की संभावना कम ही लगती है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, जॉर्ज नियंत्रण संभाल लेता है, कई जबरदस्त पंच लगाता है, जबकि अली तितली की तरह उड़ने और मधुमक्खी की तरह डंक मारने की कोशिश करता है। अली की लगातार चिढ़ाने और मजाक उड़ाने से जॉर्ज का गुस्सा और भड़क जाता है। बस इतना ही है जॉर्ज? सुना था तुम बहुत खतरनाक हो, मुझे दिखाओ जरा। पूरे मुकाबले के दौरान जॉर्ज आक्रामक रूप से अली को रस्सियों के पास धकेलता है और ताकतवर पंच मारता है। अली अपनी रक्षात्मक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, समय समय पर पलटवार करने में सफल रहते हैं। जॉर्ज की आक्रामक शैली उसकी ऊर्जा सोख लेती है और राउंड्स के साथ वह थका हुआ नजर आता है, जबकि अली ताजा बने रहते हैं। ब्रेक के दौरान जब डिक और आर्ची जॉर्ज को दबाव बनाने को कहते हैं, डॉ चिंतित दिखते हैं क्योंकि वह जॉर्ज की थकान देख रहे होते हैं। 8वें राउंड तक फोरमैन थक चुके हैं और अली हावी हो जाते हैं। वह कई जोरदार पंच लगाते हैं और आखिरकार फोरमैन को कैनवास पर गिरा देते हैं। अली ने नॉकआउट से मुकाबला जीत लिया, जिससे फोरमैन को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। दर्शक अपने हीरो मोहम्मद अली के लिए प्रशंसा में झूम उठते हैं। अपनी हार के बाद जॉर्ज अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करता है। यह महसूस करते हुए कि उसकी आक्रामक प्रवृत्ति ने उसे अंधा कर दिया था, वह सुधार करने का फैसला करता है। वह पत्नी से वादा करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन दुखी पाओला उससे तलाक मांगती है। तसल्ली के लिए जॉर्ज अपनी मां को बताता है कि उसने डिक और आर्ची को निकाल दिया है। उसकी मां उसके फैसले का समर्थन करती है और उसे दिलासा देती है। बाद में अपनी ताकत साबित करने और अपना गर्व वापस पाने के प्रयास में जॉर्ज एक ही दिन में 5 मुक्केबाजों से लड़ने का फैसला करता है। हालांकि इस चुनौती के पीछे की वजह सभी को हैरान कर देती है। डॉक्टर उसे यह लापरवाह विचार छोड़ने के लिए कहते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इवेंट के दौरान मोहम्मद अली कमेंटेटरों के साथ शामिल हो जाते हैं। हेवीवेट चैंपियन और विश्व स्तरीय जोकर मोहम्मद अली मेरे साथ टेबल पर शामिल होने वाले हैं। जोकर, हावर्ड, अब चोट मत खा जाना। मैच आगे बढ़ने पर वह भीड़ का ध्यान खींचता है और वे उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, अली अली। निराश और प्रायश्चित की तलाश में जॉर्ज अली को रीमैच के लिए चुनौती देता है, जिससे उनके बीच बहस छिड़ जाती है। तमाम बाधाओं और तनावों के बावजूद जॉर्ज ने अपनी कठिन चुनौती को पूरा किया। सभी 5 लड़ाकों को हराया और उनमें से 3 को नॉकआउट कर दिया, जिससे उनकी अटूट ताकत और कौशल का प्रदर्शन हुआ। लड़ाई के बाद डॉग ड्रेसिंग रूम में जॉर्ज का सामना करता है और उससे पूछता है कि एक ही दिन में 5 विरोधियों से लड़ने से उसे क्या हासिल होने की उम्मीद थी। आदर करना। वह जॉर्ज को सलाह देता है कि वह एक एक करके विरोधियों से लड़ना शुरू करे। एक संदेश उनकी बातचीत रोक देता है। अस्पताल पहुंचकर जॉर्ज को पता चला कि उसकी गर्भवती बहन मैरी को ब्लीडिंग होने के कारण तुरंत भर्ती कराया गया है। बता दो, चाहे जितना खर्च हो मैं पे कर दूंगा। हमें सबसे अच्छे डॉक्टर चाहिए। जॉर्ज, हमारे पास पहले से ही सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। बच्चे को चमत्कार की जरूरत है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे ही डॉक्टर बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, परिवार प्रार्थना करने लगता है। भावुक होकर जॉर्ज बाहर जाकर भगवान से पूछता है कि उसकी बहन के बच्चे को क्यों चुना, जबकि मैरी सबसे दयालु है। वह विनती करता है कि अगर किसी की जान लेनी है तो उसकी ले लें।
अगली सुबह जॉर्ज की माँ उसे जगाती हैं। वे मैरी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वह एक स्वस्थ बच्चे को गोद में लिए है, जो डॉक्टरों के लिए भी एक चमत्कार है। अपने भतीजे छोटे जॉर्ज को हेलो कहो। छोटा जॉर्ज, माँ ने मुझे बताया कि तुमने प्रार्थना की थी। तुमने जो भी उससे कहा वह काम कर गया। अगले दृश्य में जॉर्ज जिमी यंग के खिलाफ एक लड़ाई में संघर्ष करता है और अंततः सर्वसम्मति से हार जाता है। ड्रेसिंग रूम में एक कोच जॉर्ज की कड़ी आलोचना करता है और कहता है कि उसने मोहम्मद अली के साथ रिमैच का मौका खो दिया है। अत्यधिक तनाव और हीट स्ट्रोक से जूझते हुए जॉर्ज को एक आवाज सुनाई देती है। ये किसने कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा जॉर्ज। ये किसने कहा? वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह होश में आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्हें लगा था वह मर गया है। मैं था। यीशु मसीह मेरे भीतर जीवित है, वह मेरे भीतर जीवित है। कुछ दिनों बाद जॉर्ज का बपतिस्मा होता है। इसके तुरंत बाद वह एक चर्च में बोलता है और घबराते हुए सभा को बताता है कि उसने भगवान को कैसे पाया। दर्शकों में एक लड़की को ध्यान से सुनते हुए देखकर उसे शांति मिलती है। वह घोषणा करता है कि वह अपना जीवन भगवान को समर्पित करेगा और एक प्रचारक बनेगा, जिससे डॉक्टर हैरान और स्तब्ध रह जाते हैं। डॉक्टर जॉर्ज के अचानक बदलाव पर संदेह है। उन्हें यह दिखावा लगता है और वे उसके फैसले से आहत हैं। याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि तुमने एक वर्दी छोड़कर दूसरी पहन ली? यही मैं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था जॉर्ज। मेरा चुनाव मेरे लिए कर दिया गया था। मेरा भी। इसके बाद जॉर्ज मोहम्मद अली से मिलने जाता है, जबकि अली उस पर मजाक करते रहते हैं। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि मुझे यीशु मिल गए हैं। क्या आपको यीशु मिल गए? बधाई हो जॉर्ज। मुझे नहीं पता था कि वह खो गया है। जॉर्ज ने बताया कि वह अली से इतना नाराज था कि उसे मारना चाहता था, पर अब वह माफी चाहता है। आजा, आप रिमैच चाहते हैं? मुझे पता है, खुलकर कह दो। आपको बस केनी नॉर्टन से एक बार और लड़ना है और उसे नॉकआउट कर देना है। फिर मैं तुम्हें टाइटल के लिए एक और मौका दूंगा और फिर हम दोनों को पैसे मिलेंगे, है ना? यीशु की जय हो। जॉर्ज उसे यकीन दिलाता है और बातचीत के बाद वे सुलह कर दोस्त बन जाते हैं। फिर जॉर्ज अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों से मिलने जाता है। वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है, सब ठीक करने की उम्मीद में। अगली बार चर्च में वह उस लड़की से बात करता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक पूर्व बॉक्सर उपदेशक बन सकता है। जवाब में जॉर्ज माइक लेकर बाहर लोगों को उपदेश देता है और राहगीरों को प्रेरित करता है। कुछ के मजाक उड़ाने पर भी वह शांत रहकर दिखाता है कि उसने अब गुस्सा काबू करना सीख लिया है। लेकिन प्रभु ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हें प्रभु ने नहीं बदला था। वो जिमी यंग था। मैंने उसे तुम्हें बुरी तरह हराते हुए देखा था। लड़की दूर से देखती है, उसकी ईमानदारी से प्रभावित होती है। बाद में दोपहर के खाने के दौरान वह उससे माफी मांगती है कि उसने उस पर शक किया और बताती है कि उसकी छवि के कारण वह संदेह में थी। अब उसकी सच्ची मंशा देखकर वह अपना नाम मैरी बताती है और दोनों को आपसी आकर्षण का एहसास होता है। जॉर्ज उसे एक पुराने सुनसान चर्च में ले जाता है और अपना सपना साझा करता है कि वह इसे खरीदकर अपनी खुद की मंडली स्थापित करना चाहता है। 7 साल बाद जॉर्ज का सपना सच हो चुका है। वह अपने खुद के चर्च में उपदेश देता है, जहाँ उसकी पत्नी मैरी और उनके बच्चे उसका साथ देते हैं। एक सेवा के बाद एक महिला अपने पोते के साथ उसके पास आती है और जॉर्ज से अनुरोध करती है कि वह लड़के को प्रशिक्षण दे जो गलत संगत में पड़ गया है। मैं तो अली के साथ ट्रेनिंग करने के लिए साइन अप करता, लेकिन उस आदमी के साथ नहीं जो उससे हार गया था। जॉर्ज मना कर देता है और सुझाव देता है कि वे इसके बजाय बाइबल में मार्गदर्शन खोजें। एक हफ्ते बाद घर पर बच्चों के साथ खेलते हुए जॉर्ज ने उस लड़के की गिरफ्तारी की खबर देखी। उसे प्रशिक्षण न देने का उसे गहरा पछतावा हुआ। जॉर्ज ने अपनी योजना के लिए एक पुरानी इमारत चुनी और मैनेजर को उसे खरीदने को कहा। हम देखते हैं कि डेसमंड अब भी शराब की समस्या से जूझ रहा है। वे उस जगह का नवीनीकरण करते हैं और कुछ ही महीनों में जिम छात्रों से भर जाता है। जॉर्ज कई कोचों को नियुक्त करता है और यहाँ तक कि जिम के एक हिस्से को मोहम्मद अली स्टडी हॉल के रूप में समर्पित करता है। हालांकि खुलने के 1 साल बाद एक क्लास के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। बिजली कंपनी बताती है कि उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला है और भी बुरा यह है कि डेसमंड कहीं नजर नहीं आ रहा है। घबराए हुए जॉर्ज बैंक जाता है और पता चलता है कि डेसमंड ने उसकी सारी रकम उच्च जोखिम वाले शेयरों में लगा दी थी, जो अब डूब चुके हैं, जिससे उसका निवेश खाता खाली हो गया है। उसने ठोस शेयरों से मेरा जीवन सुरक्षित किया। नहीं, ये सब बहुत जोखिम भरे दांव थे। बैंक संपत्ति को जब्त करने की धमकी देता है, जिसमें उसकी मां का घर भी शामिल है। गुस्से में जॉर्ज ने पूरे शहर को डेसमंड की तलाश में लगा दिया। अपने गुस्से के बावजूद उसकी मां उसे डेसमंड को माफ करने के लिए कहती है। जॉर्ज डेसमंड को एक बार में ढूंढकर पकड़ लेता है और लगभग मार ही डालता है। अपनी गलती का एहसास होने पर जॉर्ज उसे माफ कर देता है। अपनी वित्तीय स्थिति बचाने के लिए जॉर्ज सॉस के विज्ञापन और सामान बेचने का सहारा लेता है। इन सभी कोशिशों के बावजूद उसकी पत्नी मैरी उसे बताती है कि वे अभी भी अपनी वित्तीय समस्या से बहुत दूर हैं। जैसे ही बैंक उसकी संपत्ति जब्त करना शुरू करता है, जॉर्ज अवसाद में डूब जाता है। वह अपनी पुरानी बॉक्सिंग किट निकालता है, अपने बॉक्सर वाले अतीत से फिर से जुड़ने की कोशिश करता है। वह मैरी को बताता है कि उसने एक दोस्त से उसकी जगह उपदेश देने को कहा है, क्योंकि सब खोने के बाद वह उपदेश नहीं दे सकता। वह फिर लड़ना चाहता है, पर मैरी खिलाफ है। उसे डर है कि उसका गुस्सा लौट आएगा। मुझे बस 2 ही चीजें आती हैं, वो हैं बॉक्सिंग करना और उपदेश देना, और उपदेश देने से बिल नहीं भरेंगे। जॉर्ज डॉक से दोबारा ट्रेनिंग मांगता है। डॉक मना करते हुए याद करता है कि जॉर्ज के जाने से उसका दिल टूटा था। वह जो लुइस की वापसी का उदाहरण देता है, जिसे मार्सियानो ने रिंग में लगभग मार दिया था। लुइस ने टॉप से कोशिश की, लेकिन हम नीचे से शुरू नहीं करते। आप बूढ़े हैं, हम तमाशा बन जाएंगे। लेकिन अगर हम जीतते रहे तो नहीं कहेंगे। हालांकि जॉर्ज उसे यह कहकर आश्वस्त कर देता है कि उसके कोचों ने भी कभी उसे यही शब्द कहे थे। हवा का स्वाद अलग लगेगा, सूरज भी अलग दिखेगा।
इस पूरी धरती पर सिर्फ 2 लोगों के लिए यह मायने रखेगा और हम दोनों वहीं होंगे। ये सुनकर डॉग की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वह कहता है कि जॉर्ज को पहले वजन कम करना होगा, फिर वे ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। प्रेरित होकर जॉर्ज अपने पुराने जिम के कपड़े पहनने की कोशिश करता है। मुझे लगता है मेरे जिम के कपड़े सिकुड़ गए हैं। वो बेटे के साथ ट्रेनिंग करता है। अरे जॉर्ज, आराम से करो यार, तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तो बहुत गंदा है जॉर्ज। वर्कआउट में उसे मुश्किल होती है, लेकिन मैरी उसका साथ देती है और डाइट पर टिके रहने में मदद करती है। महीनों की मेहनत के बाद जॉर्ज वजन कम कर लेता है और ट्रेनिंग के लिए डॉग के पास लौटता है। स्पैरिंग में जॉर्ज की स्पीड कम पड़ती है और वह प्रतिद्वंद्वी से तालमेल बिठाने में संघर्ष करता है। डॉग उसे आश्वस्त करता है कि वे उसकी स्टाइल को नई तकनीकों के साथ ढाल लेंगे। रात के बीच में मैरी एक जीवंत सपना देखकर जाग जाती है। सुबह वह जॉर्ज को बताती है कि उसने एक सपना देखा था। सपने में प्रभु ने उससे बात की और उसे जॉर्ज को फिर से हेवीवेट चैंपियनशिप जीतते हुए एक दृश्य दिखाया। वह तुम्हें उस रिंग के बीच में ऊपर उठाएगा ताकि तुम उसे लाखों लोगों के सामने ऊंचा उठा सको। वापसी से पहले डॉग कहता है कि जीतने के लिए जॉर्ज का पुराना गुस्सा चाहिए, पर जॉर्ज बिना गुस्से के लड़ने पर अड़ा है। यह लड़ाई है, ये बॉक्सिंग है, ये एक खेल है नियमों के साथ। जॉर्ज स्टीव जॉस्की के खिलाफ रिंग में उतरकर डॉग से बोला कि वह अपना गाउन उतारने से डर रहा है। पिछली बार देखने पर मैं सुपरमैन जैसा था। लेकिन अब तुम मिशेलिन मैन जैसे दिखते हो। ये कोई सुंदरता प्रतियोगिता नहीं है। हर कोई देख रहा है कि जॉर्ज का वजन बढ़ गया है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, जॉर्ज बहुत शांत रहता है, यहाँ तक कि घंटी बजने के बाद मुक्का खाने पर भी वह अपना गुस्सा रोक लेता है। दूसरे राउंड में जॉर्ज हावी होने लगता है। जूस्की को कोई मौका नहीं देता, यह देखकर कि उसका प्रतिद्वंद्वी अब लड़ नहीं सकता। फोरमैन रेफरी से लड़ाई रोकने की मांग करता है। लड़ाई रोक दो, अपना काम करो, चलो। जॉर्ज की शानदार वापसी की खबर फैल जाती है और उन्हें हर जगह मोटे, बूढ़े, गंजे लोगों के लिए एक हीरो के रूप में मनाया जाता है। यह न सिर्फ बॉक्सिंग में बल्कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा में भी एक असाधारण वापसी है। 24 लगातार जीतों की अद्भुत लकीर के बाद 42 वर्षीय जॉर्ज फोरमैन का सामना मौजूदा चैंपियन इवॉन्डर होलीफील्ड से होता है, जिसे बैटल ऑफ द एजेस के नाम से प्रचारित किया गया। बहुत कोशिश के बावजूद जॉर्ज सर्वसम्मति से निर्णय में हार जाते हैं। लड़ाई के बाद जब वह अपने बैंक जाता है तो सभी कर्मचारी उसके लिए तालियां बजाते हैं। हालांकि वह मैच नहीं जीत पाया, जॉर्ज HBO से इस लड़ाई के लिए $12 मिलियन की भुगतान देखकर हैरान रह जाता है। आर्थिक लाभ के बावजूद वह मैरी से कहता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद मैंने उसे गलत सुना जॉर्ज। तुमने उसे सही सुना। उसने अपना हिस्सा निभा दिया, हमें अपना काम करना है। 3 साल बाद माइकल मूरर ने होलीफील्ड को हराकर खिताब जीत लिया और अब जॉर्ज एक बार फिर दावेदार बन गए हैं। 45 साल की उम्र में कोई भी नहीं मानता कि जॉर्ज का 26 वर्षीय मूरर के खिलाफ कोई मौका है, जो 30 नॉकआउट जीत के साथ एक ताकतवर खिलाड़ी और पहले साउथ पॉ हैवीवेट चैंपियन है। मूरर का अजय रिकॉर्ड और जबरदस्त ताकत उसे एक डरावना प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। आदमी को कैसे हराओगे? जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, मूरर शुरुआती राउंड्स में पूरी तरह हावी रहता है और जॉर्ज मुश्किल से टिके रहते हैं। उनके जिम में हर कोई, उनकी मां समेत, उनके लिए दुआ कर रहा है। 9वें राउंड के बाद उनके कॉर्नरमैन सुझाव देते हैं कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए। दुनिया के सबसे बेहतरीन के खिलाफ 9 राउंड, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बेटा। हालांकि 10वें राउंड में जॉर्ज एक जबरदस्त राइट हैंड लगाते हैं, जिससे मूरर जमीन पर गिर जाते हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद जॉर्ज फोरमैन ने खिताब जीत लिया और इतिहास के सबसे उम्रदराज हैवीवेट चैंपियन बन गए। धन्यवाद। नहीं धन्यवाद, हमने ये किया, हमने ये किया। फिल्म में आगे पता चलता है कि 45 साल की उम्र में जॉर्ज ने 20 साल पहले हारने के बाद हैवीवेट खिताब फिर से हासिल कर लिया। जॉर्ज और मोहम्मद अली बहुत अच्छे दोस्त बन गए और अली के जीवन के शेष समय में वे लगभग हर दिन फोन पर बात करते रहे। 1998 में चार्ल्स डॉक ब्रॉड्स को वर्ल्ड बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। आज भी जॉर्ज अपने चर्च में उपदेश देते हैं और ह्यूस्टन में अपने यूथ सेंटर का संचालन करते हैं।